जेई एडवांस का ये क्वेश्चन पेपर है, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, है ना। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। तो पहला क्वेश्चन के लिए स्टेम है। इस क्वेश्चन स्टेम में क्या कहता है कि एक गैल्वानिक सेल बनाया जा रहा है ना, जिसमें दो हाफ सेल है, एक तो सिल्वर का है और दूसरा कॉपर का है। एक तो सिल्वर का है और दूसरा किसका है, कॉपर का है ना। तो सिल्वर वाला जो इलेक्ट्रोड है वो कैसे बनाया है? सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड जो है वो इस तरह से बना है। सिल्वर वाला इलेक्ट्रोड में सिल्वर मेटल को इमर्स कर दिया सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। तो ये सिल्वर है और ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन 1 लीटर है और 0.1 m मोलरिटी है। दूसरा कॉपर मेटल रॉड को इमर्स कर दिया, है ना, किसमें? तो दे रखा है ये है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन 1 लीटर 0.2 m। तो यहाँ सॉल्ट ब्रिज इस तरह से बना देंगे आप। ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है और ये 1 लीटर 0.2 m। सिल्वर इलेक्ट्रोड का कितना मास है? 10 ग्राम और कॉपर रॉड का 20 ग्राम। ये क्वेश्चन में दे रखा है, स्टेम में दे रखा है। फिर आप देख सकते हैं एसआरपी वैल्यू सिल्वर और कॉपर के लिए दे रखा है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका गैल्वानिक सेल का ईएमएफ क्या होगा, गैल्वानिक सेल का ईएमएफ क्या होगा। तो इसके लिए हमको नस्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड स्टेट तो है नहीं। तो E बराबर लिखेंगे ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू। एन और क्यू और ई नॉट सेल चाहिए, तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? एसआरपी ऑफ कैथोड, एक सिल्वर इलेक्ट्रोड है, इसका एसआरपी 0.8 दे रखा है, और दूसरा कॉपर इलेक्ट्रोड है। जानते ही हैं कि जिसका एसआरपी ज्यादा है वो कैथोड है और जिसका एसआरपी कम है वो एनोड है। तो एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड, एनोड का दे रखा है 0.337। कितना दे रखा है? 0.337। तो इन यहाँ से देख सकते हो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 4.463 वोल्ट ई नोट सेल आ गया। अब एन और क्यू निकालना है, तो एन और क्यू के लिए सेल रिएक्शन लिखेंगे। रिडक्शन होगा, सिल्वर आयन सिल्वर में कन्वर्ट होगा और कॉपर ऑक्सीडाइज होगा कॉपर +2 में, है ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा Cu प्लस 2Ag प्लस is giving 2Ag प्लस Cu प्लस 2। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गया, है ना। तो N का वैल्यू तो 2 आ गया, Q का वैल्यू लिखेंगे कॉपर +2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई Ag प्लस का कंसंट्रेशन का स्क्वायर। Cu +2 का कंसंट्रेशन कितना दे रखा है? 0.2 डिवाइडेड बाई 0.1 का स्क्वायर, तो ये 20 आ जा रहा है। तो अब नेक्स्ट इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं। E बराबर ई नोट सेल है 0.463 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू रखोगे 2 और log 20, तो ये आ जाएगा 0.463 माइनस 0.0295 इंटू 1.3, तो ये लगभग 0.426 के करीब आएगा वोल्ट, 0.426 वोल्ट, है ना। तो इसका पहला स्टेम का पहला पार्ट तो आसानी है। इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना था? इसमें कैलकुलेट करना था ई का वैल्यू, यानी ये दो इलेक्ट्रोड बनाए और कंबाइन कर दिए तो पोटेंशियल कितना होगा सेल का, है ना।
इसके बाद कहता है कि अगर ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, डिस्चार्ज होगा तो कॉपर, यहाँ देख सकते हो, अगर डिस्चार्ज होगा तो कॉपर ऑक्सीडाइज होगा और सिल्वर रिड्यूस होगा। तो सिल्वर मेटल का वेट बढ़ेगा जो रॉड लिए हैं, और जो कॉपर रॉड है उसका वेट घटेगा, है ना। तो ये कहता है कि अगर कांस्टेंट रेट से डिस्चार्ज हो रहा है, कांस्टेंट करंट से, है ना, डिस्चार्ज हो रहा है तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा जब सिल्वर इलेक्ट्रोड का मास, सिल्वर इलेक्ट्रोड पहले कितना था 10 ग्राम, है ना, सिल्वर इलेक्ट्रोड कितना था 10 ग्राम, तो उसका मास और कॉपर इलेक्ट्रोड का मास बराबर हो जाए, दोनों का मास बराबर हो जाए, है ना। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा था, Cu प्लस 2Ag प्लस, ये सेल रिएक्शन था, Cu प्लस 2Ag प्लस इज गिविंग 2Ag प्लस Cu प्लस 2, ये रिएक्शन था, 2Ag प्लस Cu प्लस 2, ये रिएक्शन था, है ना। अगर इसका 10 ग्राम है ना, सॉरी 20 ग्राम है, तो 20/63.5 इसका मोल होगा, है ना। और अगर इसका 10 ग्राम है तो 10/108 ये मोल होगा। अब अगर इसमें से मान लेते हैं x मोल टूटा, इतना मोल में से x मोल टूटा तो इसका तो 2x मोल बनेगा। अगर इसका x मोल टूटा तो इसका कितना बनेगा, 2x मोल बनेगा। तो x मोल टूटने के बाद ये सिचुएशन हो जाएगा कि इसका इतना मोल है और इसका इतना मोल है, तो मास क्या हो जाएगा इसका, इसका मास हो जाएगा 20/63.5 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 63.5, और ये कितना हो जाएगा 10/108 प्लस 2x इंटू 108, है ना। ये मोल था तो मास इनका ये हो जाएगा, और मास क्या है, एक्स मोल टूटने के बाद हमने मान लिया है कि इन दोनों का मास बराबर हो गया, तो ये बराबर हो गया। अब यहाँ से ये कैलकुलेट करेंगे 20 माइनस 63.5x इक्वल टू 10 प्लस 216x, तो यहाँ से आ जाएगा 10 इक्वल टू 279, है ना, 63 प्लस 16 79.5x। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 10 डिवाइडेड बाई 279.5, इतना मोल आ गया। ये मोल किसका है, ये इतना मोल कॉपर अगर ऑक्सीडाइज होता है, इतना मोल कॉपर अगर ऑक्सीडाइज होता है तब जाके कॉपर इलेक्ट्रोड का मास और कॉपर इलेक्ट्रोड का मास और सिल्वर इलेक्ट्रोड का मास बराबर हो जाएगा, है ना। तो इतना मोल अगर कॉपर ऑक्सीडाइज होता है, और कॉपर अगर ऑक्सीडाइज होता है तो ये रिएक्शन है, तो कॉपर का अगर मोल है x तो इलेक्ट्रॉन का मोल हो जाएगा 2x, इलेक्ट्रॉन का मोल हो जाएगा 2x, तो इलेक्ट्रॉन का मोल कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 बाई 279.5, तो चार्ज कितना हो जाएगा, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू फेराडे, 1 फेराडे का वैल्यू, तो इतना चार्ज पास कर गया, इतना चार्ज पास कर गया, और ये चार्ज बराबर क्या होगा I इंटू टी, आई का वैल्यू है 0.15, और टी अपने को सेकेंड में कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 279.5 इंटू 0.15 सेकेंड, है ना। तो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, टी का वैल्यू आ जाना चाहिए, टी का वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो मुझे लगता है टी का वैल्यू कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद, है ना, कैलकुलेट ही कर लेते हैं चलिए।
टी का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 46,034 सेकेंड, है ना, इतना सेकेंड आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो ये भी सवाल जो है वो आप देख सकते हैं, दिया हुआ है लेड स्टोरेज बैटरी और इसका ये रिएक्शन है ना। और यहाँ जो ग्राफ दिया हुआ है उसका इक्वेशन दे रखा है, क्योंकि ये सब जो पॉइंट्स है इससे हम स्लोप और इंटरसेप्ट नहीं निकाल पाएंगे, वो रिलेट नहीं कर पाएंगे, ग्राफ जो है वो टू द स्केल है नहीं। तो आपके पास ये इक्वेशन है, यहाँ पे y क्या है, ई नॉट, और ई नॉट का वैल्यू है 1.64 प्लस 0.00138, और x क्या है, टेम्परेचर। तो हमारे पास ये रिलेशन है ना, हमारे पास ये रिलेशन है। और इसका डिफरेंशिएशन अगर करोगे टेम्परेचर कॉफिशिएंट निकालने के लिए डी नॉट बाई डी टी, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.00138, है ना, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो। अब इस क्वेश्चन में पूछता ये है कि डेल्टा एस नोट क्या होगा, और हम जानते हैं कि डेल्टा एस नोट जो होता है वो होता है एन एफ डी ई बाई डी टी, है ना, एन एफ डी बाई डी टी। तो एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एन का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो रिएक्शन क्या था लेड स्टोरेज बैटरी का, लेड प्लस सल्फेट, ये क्या दे रहा है, लेड सल्फेट, है ना, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है, लेड ऑक्साइड प्लस सल्फेट, है ना, ये क्या देगा, लेड सल्फेट। और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, 2H2O प्लस 4H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गया, क्या रहा है, लेड प्लस लेड ऑक्साइड प्लस 2 सल्फेट प्लस 4H प्लस is giving 2 PbSO4 प्लस 2H2O। ये रिएक्शन है तो N का वैल्यू 2 है, F का वैल्यू 96,500 और D नॉट बाई डी टी ये वैल्यू है 0.00138। तो डेल्टा एस नॉट यहाँ जूल पर केल्विन में पूछ रहा है ना, पर मोल, तो ये वैल्यू पर मोल, तो ये वैल्यू आ जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू कितना आएगा कैलकुलेशन करके। तो ये वैल्यू कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आता है 266.34, है ना, 266.34, ये डेल्टा एस नॉट का वैल्यू आ जाएगा, है ना, डेल्टा एस नॉट का वैल्यू 266.34। इसके बाद इस क्वेश्चन में है, यानी आप कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे, कैलकुलेशन यहाँ से कैलकुलेट करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो आ जाएगा। इसके बाद है डेल्टा एच नॉट, तो हम जानते हैं कि डेल्टा जी नॉट बराबर होता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। तो डेल्टा एच नॉट हो जाएगा, अच्छा डेल्टा जी नॉट का वैल्यू लिख सकते हैं माइनस एन एफ ई नॉट, डेल्टा एच नॉट माइनस टी, डेल्टा एस नॉट के लिए लिख सकते हैं एन एफ डी वाई डी टी, है ना। तो डेल्टा एच नॉट क्या आ जाएगा, माइनस एन एफ ई नॉट प्लस एन एफ टी डी नॉट बाई डी टी, है ना। तो डेल्टा एच नॉट हो जाएगा, एन एफ कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा टी डी नॉट बाई डी टी माइनस ई नॉट, है ना। डेल्टा एच नॉट बराबर एन एफ, एन का वैल्यू रखेंगे, एफ का वैल्यू रखेंगे, टी का वैल्यू रखेंगे, डी नॉट बाई डी टी का वैल्यू रखेंगे 0.00138 और ई नॉट का वैल्यू रखेंगे। तो ई नॉट का वैल्यू क्या है, ई नॉट का वैल्यू है 1.64 प्लस 0.00138 इंटू टी, है ना, ये वैल्यू दिया हुआ है।
ई नोट का वैल्यू 1.64 प्लस 0.00138 इंटू टी, है ना। तो ये वैल्यू रख दी है, तो मुझे लगता है कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डेल्टा एच नोट कितना आ रहा है, -2 इंटू 96,500 इंटू 1.64 जूल में आएगा। तो बाई 1000 कर देंगे तो किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। और ये वैल्यू आप कैलकुलेट करिए। तो कैलकुलेट करने के बाद ये वैल्यू कितना आएगा, ये कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे डेल्टा एच नोट का वैल्यू, डेल्टा एच नोट का वैल्यू आ जाएगा 316.52, 316.52 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। तो ये क्वेश्चन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, है ना। डेल्टा एच नोट और डेल्टा एच नोट निकालना था। अब इसमें ये आ जाते हैं, ये क्वेश्चन तो पहले भी आईआईटी में पूछ चुका है ना, कि ये अगर डिसोसिएट करता है, इसका शुरू में 2 मोल है, इसका 0 है, इक्विलिब्रियम पे इसमें से यहाँ दिया हुआ है कि इसका इक्विलिब्रियम पे जेड इक्विलिब्रियम मोल बनता है ना। तो इसका कितना टूटेगा, जेड इक्विलिब्रियम बाई 2, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आप देख सकते हैं क्या आ जाएगा, 2 माइनस जेड इक्विलिब्रियम बाई 2 प्लस जेड इक्विलिब्रियम, तो ये आ जाएगा 2 प्लस जेड इक्विलिब्रियम बाई 2, ये मोल हो जाएगा। तो अपने को अब केपी कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, केपी। और केपी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो केपी कैलकुलेट करने के लिए लिख देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्स का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ x2। पार्शियल प्रेशर x का क्या हो जाएगा, तो इसका जेड इक्विलिब्रियम मोल है बाई 2 प्लस जेड इक्विलिब्रियम बाई 2, मोल फ्रैक्शन हो गया टोटल प्रेशर, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई x2 का कितना है, तो 2 माइनस जेड इक्विलिब्रियम बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस जेड इक्विलिब्रियम बाई 2 इंटू 3। तो ये कैलकुलेशन करेंगे, क्या रहा है, एक 3 तो कैंसिल हो गया, एक ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 3 इंटू जेड इक्विलिब्रियम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस जेड इक्विलिब्रियम बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस जेड इक्विलिब्रियम बाई 2। तो ये आ जाएगा, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा, 3 इंटू जेड इक्विलिब्रियम का स्क्वायर बाई 4 माइनस जेड इक्विलिब्रियम स्क्वायर बाई 4। तो सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, 12 इंटू जेड इक्विलिब्रियम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 16 माइनस जेड इक्विलिब्रियम का स्क्वायर। तो दिस इज द केपी। आंसर कौन सा आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है, आंसर बी ऑप्शन आ रहा है। इसके बाद ये क्वेश्चन है ना। तो ये कहता है कि ये रिएक्शन हो रहा है, आयरन जो 59 आइसोटोप है, ये कोबाल्ट और दो अलग अलग पार्टिकल देता है। तो शुरू में मान लेते हैं इसका t बराबर 0 पे a मोल है ना, ये 0, t बराबर t पे, जो कि t कितना टाइम के बाद बोल रहा है, ये बोल रहा है n हाफ लाइफ, टाइम जो है वो n इंटू हाफ लाइफ है, मतलब यहाँ जो t है वो n इंटू टी हाफ है, और इसका वैल्यू दे रखा है 176 डेज। तो अपने को n कैलकुलेट करना है, तो अपने को n कैलकुलेट करना है। t टाइम के बाद ये तो पता ही है कि ये a माइनस एक्स हो जाएगा और ये x हो जाएगा, है ना। अब ये बोल रहा है कि t टाइम के बाद इसका मोल और इसका मोल का रेशियो, यानी CO का मोल और आयरन का मोल, इसका रेशियो क्या लिखेंगे, x बाई a माइनस एक्स, और ये वैल्यू कितना दे रखा है 15/1। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से आ रहा है कि x इक्वल टू 15a माइनस 15x, तो यहाँ से आ रहा है 16x बराबर 15a, तो x बराबर आ रहा है 15/16, x बाई a का वैल्यू 15/16, है ना। और हम ये भी जानते हैं कि n हाफ लाइफ, इस n हाफ लाइफ के बाद कंसंट्रेशन क्या हो जाता है, हम ये जानते हैं a माइनस एक्स बाई ए,
ये क्या होगा, n हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये वैल्यू कितना, ये वैल्यू आ जाएगा a माइनस एक्स बराबर a अपॉन 2 का पावर n। a माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, a बाई 2 का पावर n। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं a माइनस एक्स बाई ए का वैल्यू कितना आएगा, 1 बाई 2 का पावर n। और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स बाई ए बराबर 1 बाई 2 का पावर n। और 1 माइनस एक्स बाई ए का वैल्यू, यहाँ एक्स बाई का वैल्यू ये जो निकाले हैं यहाँ रख देते हैं। तो 1 माइनस 15 बाई 16 इज इक्वल टू 1 बाई 2 का पावर n, यानी 1 बाई 2 का पावर 4 हो जाएगा किसके, 1 बाई 2 का पावर n के। तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, n का वैल्यू क्या आ जाएगा 4, और n का वैल्यू 4 आ जाएगा तो टी हाफ क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाफ लाइफ। तो टी हाफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 4 रखेंगे तो 176 बाई 4, और ये आ जाएगा 44 डेज, 44 डेज, ये आंसर होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन था सारा किसमें, जो सैंपल पेपर है ना। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर सीइंग दिस क्वेश्चन। ओके। तो हेलो बच्चों, हम लोग जो है तो जेई एडवांस का मॉडल पेपर है ये, पेपर 2, इसको डिस्कस कर रहे हैं ना। तो यार यहाँ पे पेपर अच्छे लेवल का है, एक बार देख लेते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो चलिए इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है इसमें। इनऑर्गेनिक वाला क्वेश्चन देखिएगा, अ कोवेलेंट कंपाउंड P that contains more than 2 atoms and a potential oxidizing can be prepared by the reaction between diatomic halogen molecule Q2 and NaQO2। देखो ये अब Q दिया, यहाँ Q2 दे दिया है, यहाँ भी Q दिया, कोई कंपाउंड X मोल दिया है, Y दिया है, और यहाँ Z मतलब YZ कोफिशिएंट है, और इस तरह से NaQ दिया है। अब क्वेश्चन में देखिएगा, है ना, जो P है बेटा, P कह रहा है कि मोर देन 2 एटम्स, ये दिया सब पूरा एक एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट्स कोफिशिएंट फॉर द बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, अमंग द बाइनरी कंपाउंड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ठीक है। एच क्यू है जो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मतलब आपको अब देखो अगर क्यू को ढूंढना है तो क्यू के लिए बॉइलिंग पॉइंट ढूंढना है कि लोवेस्ट होता है हाइड्रा एसिड में, तब आपको क्यू पता चलेगा, और उस क्यू को फिर लगाओगे, रिएक्शन कराओगे, क्या इक्वेशन बनेगा बच्चों। देन सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर दी कंपाउंड पी। अब उसके पी के बारे में एडवांस का है यार, आपको तो पता है एडवांस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ याद रखना पड़ता है ना। जैसे बॉइलिंग पॉइंट मेमोरी बेस हो गया, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रा एसिड का ऑर्डर याद करना है, फिर आप हिंट करोगे, फिर बैलेंसिंग करोगे, सब कुछ दिया है। देखो तो बेटा लिखा, सबसे बड़ा चीज ये दे दिया कि डाई एटॉमिक हेलोजन मॉलिक्यूल क्यू। एक चीज आप देख लो बॉइलिंग पॉइंट, तो लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट यानी एच क्यू यानी बोला जाए ये हेलोजन एसिड है ना, हेलो एसिड्स, ठीक है। यानी यहाँ पर क्यू बराबर क्लोरीन टू आयोडीन हो सकता है, ठीक है। अब कह रहा है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट यानी हाइड्रा एसिड HF, HCl, HBr और HI। इसको देखो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होता है, और फिर इधर ये इंक्रीज करेगा, यानी लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट आपका ये जो है तो HCl का होता है। किसका होता है, HCl। मतलब यहां से हमें एक हिंट ये मिल गया बच्चा कि Q का मतलब जो यहाँ यूज किया है लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से Cl2 हो गया। तो देखो यार सिंपल सा, देखो अपन को आइडिया लग गया Q क्या है। तो Q आप लिखेंगे बेटा, मैं रिएक्शन लिख देता हूं यार यहाँ पर, जैसे Cl2 है ये। अब देखो Q के बारे में पता चल गया कि Cl है, अब पूरा लिख लो आप NaClO2, है ना।
और प्लस ये क्या प्रोडक्ट बने, ये देखिए ये प्रोडक्ट बनेगा, ये P बनेगा और प्लस ये NaCl, ये बन गया, यानी ये -1 में चला गया। देखो रिएक्शन मैंने लिख दिया, क्यों पता करके रिएक्शन लिख दिया। अब P नहीं पता भाई, देखो ये 0 है, ये आपका +3 है, देखो रेडॉक्स हो रहा है, 0 वाला इसमें जा रहा है, कंफर्म है। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ओए क्या बात करते हो सर, क्लोरीन तो जो है तो +3 में है, ये कैसे ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा? अरे भाई ये -1 में दिख रहा है, तो कैसे हो जाएगा? अरे आपको ऑक्सो एसिड का सॉल्ट है, एक चीज दिमाग लगाओ यार, आपने ऑक्सो एसिड का सॉल्ट में ऑक्सीडाइजिंग पावर पढ़ा होगा। तो एक चीज दिया HOCl, HOClO, HOCl, ये आपका O2 और HOClO3। आप देखो एसिडिक नेचर उल्टा, एसिडिक नेचर ऐसा, ये क्या नेचर है भैया, एसिडिक नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर क्या है भैया, ये देखो आईटी है, आईटी है तो मतलब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये क्या बात कर रहा हूं सर, HOCl स्ट्रॉन्गर, सर HOCl से Cl2 का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? तो रिलेशन ये है बच्चों, जब आप कोई भी रिएक्शन कराते हो तो एक्वस मीडियम में होता है, गैस या सॉलिड स्टेट में रिएक्शन नहीं होता है भाई, यानी ये एक्वस है, अंडरस्टूड है। जब आप एक्वस लोगे तो ये भाई पानी में रिएक्ट करेगा, और ये क्लोरीन वाटर जिसको बोलते हैं HOCl और प्लस HCl। बात समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? मैं ये बोल रहा हूं Cl2 इनडायरेक्टली HOCl है क्लोरीन में, एक्वस में। अब क्या करेगा, वो भी अच्छी बात है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा यार, और ये करने के बाद ये इसको ClO2 में भेज देगा। एक ऑक्सीडेशन ही, बहुत ज्यादा नहीं, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में भेज पाएगा। ये देखो इसको ऑक्सीडाइज किया, ClO2 में भेज दिया बेटा, यानी यहां पर ClO2 बन गया। अब आप बैलेंस कर दो यार, देखो क्लोरीन यहां, क्लोरीन यहां, इधर भी क्लोरीन, 3 क्लोरीन, इधर कितने क्लोरीन। तो आप लॉस्ट और गेंड के इलेक्ट्रॉन से भी आप कर सकते हो, जैसे 0 है, 0 से माइनस में गया 1 क्लोरीन, तो यहाँ 2 लगा दो, तो ये 2 बैलेंस हो गया। अब आप करोगे, जब इसको 2 लगाओगे तो 2 Na चाहिए, तो यहाँ 2 इसको लगा दो भैया, जब 2 लगा दोगे तो ये अपने आप ClO2 2 मोल बन जाएगा। यानी आपको क्या पता चल गया, यानी x बराबर 2 मोल, y बराबर 2 मोल, z बराबर 2 मोल, सबको जोड़ दो, 2 प्लस 2 प्लस ये आएगा 6, विच इज लेस देन, है ना, जो है तो 7। तो यानी ये अपने आप में बैलेंस हो गया, यानी ये रिएक्शन बैलेंस, हमें P पता चल गया। P कह रहा है ये मोर देन 2 एटम, तो P का भैया, P में आ गया ClO2, ClO2 ऐसा और ऐसा, ये आप ये देखोगे ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है भैया, ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड। और इसमें क्या करेंगे यार, देखिए ये ऑड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3D वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और 3D वैकेंट ऑर्बिटल में ये ऑड इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हो जाता है ना, डिफ्यूज हो जाएगा। ये बात ध्यान से सुन रहा, ऑक्सीडाइजिंग भी है, इट इज ऑलवेज यूज्ड इन, है ना, जो है तो ब्लीचिंग एक्शन फॉर दी पल्प इंडस्ट्री। तो वुड पल्प से पेपर इंडस्ट्री में जो हम लोग बनाते हैं ना बेटा, यानी पल्प इंडस्ट्री में, यानी वुड से पेपर इंडस्ट्री में जो वुडन पल्प होता है उसको ब्लीच करने के लिए ClO2 का यूज किया जाता है। ये लिखा है पोटेंशियल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैं तो लैंग्वेज समझा रहा हूं आपको। ये चलो, तो आप ये देखोगे, अब सब कुछ पता चल गया। P क्या है, अब देखो P फॉर्म डाइमर इन गैसियस स्टेट, गलत, सबको चिल्ला चिल्ला के हम लोग पढ़ाते हैं, ClO2 डाइमर नहीं बनाता, क्यों? क्योंकि इसका ऑड इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में डिलोकलाइज है। वेरी गुड, है ना, रूम टेम्परेचर पे तो नहीं बनता है, बहुत एक्सट्रीम लो टेम्परेचर उसकी जरूरत नहीं है। ये जो लिखा है इसका मतलब एट RT रूम टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये गलत। आगे देखिए पीसोस लीनियर स्ट्रक्चर, नेट डाइपोल मोमेंट 0, गलत। अरे भैया गलत क्यों है यार, गलत ऐसे है कि भैया ऑक्सीजन से देखो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा, लोन पेयर का डाइपोल मोमेंट ऐसा, तो नेट रिजल्टेंट जो है तो ये आपका नॉन जीरो होगा, बट बेंट है। क्या है बच्चा, बेंट शेप, लीनियर नहीं।
तो लिखा है डाइपोल मोमेंट जीरो इसलिए गलत, और लीनियर इसलिए गलत। बेंट है, नॉन जीरो है। पी शोज डिस्प्रपोर्शनेशन ऑन डिसॉल्विंग वाटर, ये बिल्कुल होगा, बताते हैं। पी हैज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ये भी सही है। पी हैज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल एंड पैरामैग्नेटिक। चिल्ला चिल्ला के सब टीचर लोग हम लोग बताते हैं कि बेटा ऑल ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल सही है। एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, डिलोकलाइज्ड है बट पैरामैग्नेटिक है, तो ये ट्रू। अब बोलो सर ये तो बताओ, पी शोज डिस्प्रपोर्शनेशन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, कैसे, हाउ? तो हाउ के लिए मैं पेज आगे बता देता हूं यार। ClO2 है, ये भी हम लोग पढ़ाते हैं, ऑड नंबर इवन नंबर। आप ये देखिएगा, सुनिए बच्चों, ये आपको बताया जाता है कि ClO2 है, ये +4 है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वस में, ये डिस्प्रपोर्शनेट होकर के HOCl2 और HClO3, यानी ये इवन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +4 में, सॉरी +5 में चला जाएगा, डिस्प्रपोर्शनेट हो गया, यानी ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है, यानी ये ट्रू है। तो कहने का मतलब आंसर क्या हो जाएगा यार, आंसर हो जाएगा सी एंड डी, करेक्ट। इस तरह से पेपर 1 ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन दिया है मेटलर्जी का है। द हॉल हेराल्ड प्रोसेस इन्वॉल्व्स द मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम using alumina Al2O3 and certain other mixtures, which of the following statement is are correct regarding this process? यार देखो, ये क्वेश्चन जो दिया है ना, हॉल हेराल्ड मेटलर्जी का वन ऑफ द फेमस प्रोसेस है, सबको पता है। आपको हॉल हेराल्ड एक स्टील टैंक होता है, सही बात है सर, बिल्कुल होता है। इसमें ग्रेफाइट की इनर लाइनिंग होती है, ये भी सही है, ऐसे आप पढ़ते हो। विच इज यूज्ड एज ए, क्या हो जाएगा बेटा, कैथोड, ये कैथोड लाइनिंग है, बिल्कुल। इसके बाद देखो, यहां पर एक चीज आपको बताता हूं मैं, यहां पर एक मल्टीपल रॉड यानी ग्रेफाइट का थिक स्लैब ऐसा होता है, ये कॉपर क्लैंप होता है, तो ये मल्टीपल रॉड, ये आपका ये आ गया एनोड, क्या हो गया बेटा, ये एनोड पॉजिटिव। अब आप ये देखो, ये मर्ज होता है। अब इसके अंदर जो भी होता है ये सब, ये पूरा इस पे मिक्सचर होगा। ये Al2O3 एल्यूमिना, ये मॉल्टन स्टेट में होता है, Al3 प्लस O2 माइनस, ये अब प्लस इसमें थोड़ा सा फ्लोरोस्पा और Na3Al, ये जो है तो F6 क्रायोलाइट, ये सब आयंस होते हैं, ऑक्सिलरी रिएजेंट्स होते हैं, ये आपका इस तरह से है ना। देखो ये सारे क्या है, इसका देखो मेनली जो ये क्रायोलाइट और ये यूज किया जाता है, इनका काम होता है एल्यूमिना का, प्योर एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट होता है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रोक्सीमेट, इसको कम करने में ये हेल्प करता है। तो ये पूरा का पूरा मिक्सचर इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक। अब आप पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, है ना, कह रहा है अ मिक्सचर ये टू मिक्स विद एल्यूमिना एंड दिस एक्ट एज एन इलेक्ट्रोलाइट, सही है, सर्व एज इलेक्ट्रोलाइट, बिल्कुल सही। मेन इलेक्ट्रोलाइट तो देखो एल्यूमिना है, लेकिन सब मिक्सचर पूरा इलेक्ट्रोलाइट की तरह होगा, आयंस नंबर ऑफ आयंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक। फिर स्टील टैंक विथ कार्बन लाइनिंग, अ सिंगल ग्रेफाइट रॉड एक्ट एज ए कैथोड एंड एनोड रिस्पेक्टिवली। भाई ये कैथोड है, लाइनिंग सही है। अब ये बोल रहा है, देखो एक क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, कार्बन लाइनिंग एंड सिंगल ग्रेफाइट रॉड, ये क्या लिखा है, सिंगल, बहुत बारीकी से पढ़ना, यहाँ मल्टीपल, पता है मतलब क्या होगा, 1 kg मान लो आपको एल्यूमिनियम प्रोडक्शन करना है, तो ½ kg एनोड रॉड बर्न होगा, जलेगा, ठीक। और इसके बाद ये टाइम टू टाइम रिप्लेस करते जाते हैं, तो मल्टीपल रॉड यूज होते हैं, एक जला खत्म हुआ डिस्प्लेस किए दूसरे रॉड से, ताकि प्रोसेस कंटिन्यूअस। ये लिखा ना सिंगल ग्रेफाइट रॉड, ये गलत है, तो ऐसा नहीं होता है, केवल सिंगल के कारण गलत है ना। और द ये गैसेस रिलीज्ड एट एनोड आर डायमैग्नेटिक नेचर, ये सही है, बता देता हूं। द रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन अकर्स, है ना, इन द मोल रेशियो 2:1, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे आएगा। तो यार बच्चों, इसको रिएक्शन से आपको समझना पड़ेगा। देखो क्या है, ये एल्यूमिनियम है, ये मॉल्टन स्टेट में है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये एल्यूमिनियम, ये देखो रिडक्शन हो गया,
ये क्या हो गया, रिडक्शन। किस पर हुआ, एट कैथोड। समझ में आ गई बात, बिल्कुल रिडक्शन हो गया। चलिए अब एट एनोड पर क्या होता है बच्चों, एनोड पर देखो इसका एनायन ऑक्साइड है ना, ये लिक्विड स्टेट में ये क्या करेगा, O2 गैस बनाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन ये रिलीज करेगा। ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही है। अब आप ये बताइए, यहाँ पे देखिए 3 इलेक्ट्रॉन, अगर स्टोकियोमेट्रिक इसको कोफिशिएंट को बैलेंस करना है तो ये देखिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 3:2 कर दो तो 6 इलेक्ट्रॉन, और इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो तो 6 इलेक्ट्रॉन बैलेंस्ड हो गया, है ना। यानी 3 करोगे तो 3/2 आ जाएगा। अब आप ये देखो ऑक्सीजन कहाँ पर इवॉल्व होगा बेटा, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा O2 यहाँ पर, है ना, एनोड रॉड पर। अब जब एनोड किससे बना है बेटा, ग्रेफाइट से बना है, ठीक। ग्रेफाइट O2 के कांटेक्ट में आएगा, टेम्परेचर कितना है बेटा, 1000 से 1012 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कहने का मतलब 1000 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हाई टेम्परेचर पर कार्बन जलने लगता है और कार्बन बर्न होकर के दोनों गैसियस प्रोडक्ट देता है मिक्सचर, CO एंड CO2। तो ये होता है एक्चुअल में रिएक्शन हॉल हेराल्ड का। तो देखो यार जो गैस रिलीज हुआ बेटा, वो जो गैस रिलीज हुआ सारे डायामैग्नेटिक, अकॉर्डिंग टू मॉड थ्योरी CO इज डायामैग्नेटिक, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, CO2 इज आल्सो डायामैग्नेटिक। तो ये तो सही हो गया। अब आया रिडक्शन, तो इसका आंसर आ गया, है ना, ए और बी। आगे बढ़ लेते हैं, है ना, सॉरी ये ए और सी, बी नहीं है। अब आगे पढ़ लेते हैं, द रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन अकर इन द मोल। अब मोल कैलकुलेट कर लो, देखो चलो 2 मोल लगा दिया, 2 मोल आ गया 6 मोल इलेक्ट्रॉन, चलो 3 मोल ये बैलेंस कर लिया, यानी ये आ गया आपका 3/2 मोल, है ना। अब आप देखो एक कार्बन, क्योंकि मिक्सचर बन रहा है, 2 कार्बन लिया, तो 2 कार्बन में एक और एक मोल ऑक्सीजन और 2 मोल ऑक्सीजन यहाँ पर, तो इसलिए 3/2 ये। तो आप ये देखोगे 2 मोल एल्यूमिनियम 2 मोल कार्बन, तो 2 मोल यानी मोल रेशियो 1:1। क्या लिखा है, मोल रेशियो 2:1। गलत गलत गलत, है ना, 1:1 आएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा बेटा, तो ये बच्चा आंसर हो गया ए और सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम वाला है, ये हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम वाला है, और ये हम लोग पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग का पहले इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ाया जाता है, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। तो बच्चों ये लिखा है, जो डायग्राम दिया है, प्लॉट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी ई, ठीक है, ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम मिल करके H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसका एज ए फंक्शन ऑफ दियर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये R है, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस पर, और ये पोटेंशियल एनर्जी है ये वाई एक्सिस पर। अब देखो आपको पढ़ाया जाता है बहुत बढ़िया से, एटम ए वाला, ये एटम ये वाला, दोनों शुरुआत में R बराबर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहते हैं। जब ये अट्रैक्शन कैसे करते हैं ये आपको पता है, इसका देखो ये इलेक्ट्रॉन है बेटा, है ना, देखो खुद का अट्रैक्शन भी होता है, खुद का अट्रैक्शन, ये ओल्ड अट्रैक्शन, जब ए और बी एटम के पास आते हैं तो एक नया अट्रैक्शन फोर्स स्टेब्लिश होता है। ये एटम का न्यूक्लियस इनके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इस एटम का न्यूक्लियस इनके इलेक्ट्रॉन को, है ना, अट्रैक्ट करेगा। मान लो हम इसको ए बोल दिए बी बोल दिए, ये ए वाला और ये बी वाला है। तो देखो जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ना वो किसके किसके बीच होता है, इलेक्ट्रॉन ऑफ ए वर्सेस न्यूक्लियस ऑफ बी, एंड क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन ऑफ बी वर्सेस न्यूक्लियस ऑफ ए। तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा, और यही अट्रैक्शन फोर्स जो है तो, है ना, काम करेगा जिससे एटम एक दूसरे के पास आकर चिपक जाते हैं, ठीक। ये एक सर्टेन आर डिस्टेंस तक आ जाते हैं, एक आर ये डिस्टेंस फिक्स हो जाती है, हालांकि ये डेटा है 74 पिकोमीटर इसकी बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है। अब देखो यहां से यहां एनर्जी देखो इनफाइनाइट से R0 तक आने में, ये देखो ये एनर्जी
-432 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज किया। इसको वापस कर दो, भेज दो, तो ये 432 किलो जूल पर मोल यानी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये होता है, ये एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक और ये एंडोथर्मिक, ये सब आपको पढ़ाते हैं। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है यहाँ पर, तो देखिएगा, तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़िएगा। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रहता है H और H एटम, ये R बराबर इनफाइनाइट। जब अट्रैक्शन फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन से ये वर्क करता है तो ये मिनिमा तक आता है, यानी इस पॉइंट इमेजिनरी पॉइंट तक ये डोमिनेट करता है। इस इमेजिनरी पॉइंट पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन ये बराबर हो जाता है। अंदर बेटा फोर्स ऑफ रिपल्सन डोमिनेट करता है अट्रैक्शन से। अब रिपल्सन जब एक सर्टेन डिस्टेंस आ जाएगा, जिसको 74 पिकोमीटर बोला है, तो यहाँ रिपल्सन दोनों का होगा। रिपल्सन दोनों का किसका किसका होगा बेटा, यानी रिपल्सन जो होता है बेटा वो इलेक्ट्रॉन, क्या लिखोगे यार, देखो इलेक्ट्रॉन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम वर्सेस इलेक्ट्रॉन ऑफ बी हाइड्रोजन एटम, न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम वर्सेस न्यूक्लियस ऑफ बी हाइड्रोजन एटम, यानी इनके बीच रिपल्सन, यानी रिपल्सन एक्ट बिटवीन, है ना, जो है तो टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस बोथ। तो अब देखो एक एक लाइन को पढ़ो, मैंने समझा दिया। द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन डिस्टेंस फ्रॉम 70 to 60 पिकोमीटर ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन विच ओवरहेम्स द इलेक्ट्रॉन, है ना। देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन ये तो हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक, ये बात तो सही है। लेकिन क्या देखो 70 यानी 74 तक तो ये है, अब 70 से ये रेंज 70 से 60 पिकोमीटर का है। अब इसमें देखो क्या होगा, रिपल्सन डोमिनेट करेगा। अच्छा रिपल्सन किसका किसका डोमिनेट करेगा बेटा, ए माने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच, तो क्या हो जाएगा बेटा, है ना, रिपल्सन दोनों का होगा। सिर्फ लिखा है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये गलत है, साफ साफ गलत है ना। ये क्या होगा, रिपल्सन बोथ आएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस। तो यार बच्चों तो ये वाला जो है तो ऑप्शन गलत दे दिया, यानी आंसर नहीं होगा। अब अगला देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एज द इंटरन्यूक्लियर सेपरेशन डिक्रीजेस। देखो 120 पिकोमीटर से 70, 120 यहाँ पर है, 70 तक आने में ये देखो स्लोपिंग ऐसा आ रहा है, यानी यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा रिपल्सन से, यानी अट्रैक्शन डोमिनेट करेगा। तो देखो एनर्जी क्या हो रहा है, ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज डाउन हो रहा है, जीरो है, ये हाइपोथेटिकल माइनस में जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये देखिएगा, ठीक है। तो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम, ये देखो मैंने बताया दोनों के बीच अट्रैक्शन से ट्रू है, तो ये सही है बेटा। अब अगला देखो, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द लाइट दैट हैज सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक एच बॉन्ड इक्वल्स टू इतना। देखो यार ये फिजिकल का न्यूमेरिकल आ गया, है ना, तो ये न्यूमेरिकल है वेवलेंथ, फिर भी आप जानते हो यार बच्चों, देखो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ डेटा लिखा है बेटा, डेटा यहाँ पर लिखा है एनर्जी 432 किलो जूल पोटेंशियल, मैंने क्या बोला, बॉन्ड एनर्जी निकालना है तो 432, ये माइनस में रहेगा ये किलो जूल। आई बात समझ, इसको सॉल्व कर लो, आप सॉल्व कर लो, रेडियस दिया है ना, तो कैसे करोगे सॉल्व, देखिए आपको पता है बॉन्ड एनर्जी ऑफ H2 क्या होता है 432 किलो जूल है। अब किलो जूल पर मोल है, इसको आप क्या करोगे, जूल में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू है ना, अभी देखते हैं जूल में दिया है, ये देखो नैनोमीटर, यहाँ भी आगे देखते हैं ये वाला सवाल, ये जूल किलो पर मोल है ना, किलो जूल पर मोल है, आगे देखते हैं, है ना। तो इसको पहले जूल में कन्वर्ट कर लो सिंप्लीफाई के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 10 to the power 3 ये आ जाएगा जूल, ठीक। अब ये देखो ये एनर्जी हो गई, तो एनर्जी आप ये हो गया। अब इसमें क्या करोगे बेटा, आगे देखो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि देखो द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक, हैज सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक एच बॉन्ड, एच बॉन्ड को तोड़ने के लिए, है ना, आपको क्या बताया, H2 को तोड़ने के लिए टू एटम यानी एक मोल बॉन्ड
1 मोल H2 को ये बॉन्ड एनर्जी को तोड़ने के लिए 432 किलो जूल पर मोल लगेगा। ठीक, इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया। अब ये देखोगे 1 मोल के लिए 1 मोल लिखा है, तो 1 मोल के लिए Na है ना इंटू HC अपान लेमडा, चूंकि ये वेवलेंथ बता रहा है बेटा, तो ये देखो वेवलेंथ का वैल्यू सब रख दोगे, इसका वैल्यू रख दोगे, ये आ जाएगा 6.023 इंटू है ना ये 10 टू द पावर 23। ये सब आप पढ़ते हो, प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू है यार ये, है ना, ये आपका इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 किया जाएगा जूल पर सेकेंड। ठीक है ना बच्चों, और इस तरह से आप ये देखोगे अपान क्या कर दोगे, या सी का वैल्यू रख दोगे, सी का लाइट का वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर, ये क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड अपान ये कर दोगे तो ये आ जाएगा लेमडा। देखो लेमडा निकालना है आपको और ये इक्वलाइज कर देना है यार ये वैल्यू को 432 है ना इंटू 10 टू द पावर, ये आपका 3 आ जाएगा। देखो बेटा ठीक है, अब इससे क्या करना, लेमडा निकाल लोगे, तो लेमडा निकाल लोगे, ये भेज दो इधर, इसको ले आओ इधर, सिंप्लीफाई सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने के बाद इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखो, इसका जो अप्रोक्सीमेट 277 नैनोमीटर समथिंग आ रहा है। इस पिकोमीटर को नैनोमीटर में भी कन्वर्ट कर लेना, 10 टू द पावर माइनस 6 कर देना। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा, तो इस तरह से ये आंसर भी आएगा। यानी बेटा इसका आंसर देखो, इसका आंसर आएगा बी और सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। ये फोर्थ ऑप्शन दिख नहीं रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं स्लाइड को। क्या लिखा है बेटा, एक बार देखो, द बॉन्ड एनर्जी एंथैल्पी ऑफ HH बॉन्ड इज 216 है ना 216 किलो जूल पर मोल। गलत, बॉन्ड एनर्जी कितना दिया है बेटा 432 किलो जूल पर मोल, तो ये रॉन्ग हो गया बेटा, है ना, तो ये रॉन्ग हो गया, यानी ये जो है तो ये गलत हो गया। तो यार देखो बच्चों ये गलत हो गया, यानी आंसर केवल हमारा बी और सी जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, है ना, ऐसा कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस यूनिट कन्वर्जन आपको करना है, सही आ जाएगा। तो देखो क्या है आजकल का ये स्टाइलिश, न्यू स्टाइलिश क्वेश्चन कह सकते हो कि पीसी आईओसी ओसी सबको मिक्स करके एक कंसेप्ट बता देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिएगा ये द साइनाइड प्रोसेस, ये मेटलर्जी का क्वेश्चन फिर से आगे बेटा, है ना, तो मेटलर्जी का क्वेश्चन है द साइनाइड प्रोसेस ऑफ गोल्ड। ठीक, एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व्स लीचिंग आउट गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर विद साइनाइड in the presence of O2 in water to form complex P, the most preferable geometry and spin magnetic moment um spin of P respective। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस है, ये आपको पढ़ाया जाता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बोला भी जाता है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यार देखो ये गोल्ड है, ये साइनाइड है, अब साइनाइड में आप पोटेशियम साइनाइड ले सकते हो, NaCN एक्वस ले सकते हो, एयर ले लो, एयर की प्रेजेंस मस्ट है, वाटर ले लो, ये रेडॉक्स हो जाएगा, क्योंकि ये नेटिव ओर है, लो ग्रेड ओर है, इसे ऑक्सीडाइज करेंगे एयर की प्रेजेंस में साइनाइड सॉल्वेंट के साथ, तो ये बन जाएगा AuCN का होल 2, ये माइनस और प्लस ये OH आयन एक्वस। तो यार बच्चों ये आपका गोल्ड का सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक, ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स P मतलब, अच्छा ये P मिल गया, फिर कह रहा था मोस्ट प्रेफरेबल ज्योमेट्री एंड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ऑफ P रिस्पेक्टिवली। यार देखो इसका म्यूएम है, सिल्वर आपको पता है ना, सॉरी गोल्ड आपको पता है, ये फिर ये होता है 5d9 और 4s2, ये गोल्ड का है ना कॉन्फ़िगरेशन होता है, जब गोल्ड कॉम्प्लेक्स बनाएगा प्लस में ये 5d10 हो जाएगा। ठीक है, और इस Au प्लस में साइनाइड लिगेंड होता है, ये ऐसा लोन पेयर ये आपको डोनेट करेगा यार, और ये आपका लीनियर ज्योमेट्री, क्योंकि D10 है तो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा बेटा 0 Bm बोर मैग्नेटा। तो यार ये देखो सीधा सीधा एक सिंगल स्टेप का सिंगल ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, बाकी टेट्राहेड्रल ये सब स्क्वायर प्लेनर एंगुलर ये सब होगा नहीं, केवल आंसर क्या जाएगा। ठीक, अगला सवाल बेटा,
अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यार बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या लिखा है यार, इट्स फॉल्स। तो एस ब्लॉक, अब देखो ध्यान से सुनना, फॉल्स लिखा है, तो फॉल्स का मतलब समझ जाओ, है ना, कि सही को गलत करना है और गलत को सही करना है, मतलब आंसर लिखना है। बच्चे पता है इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जरा फटाफट पढ़ते हैं। Pf2 is most soluble, beryllium chloride is soluble in water due to greater hydration energy of Be2 plus ion as compared to the crystal lattice। बेटा देखो यार, ये खूब पढ़ाते हैं कि मोस्ट सॉल्युबल, है ना, और आपको भी पता है हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर डोमिनेटिंग देन लैटिस एनर्जी। अच्छा, MgF2 से ये स्पेशल एक्सेप्शनल केस है, इधर साइड ये सॉल्युबल होगा। अच्छा, ये इतना सॉल्युबल होता है, ये सबसे आगे होता है, मतलब समझ जाओ मोस्ट सॉल्युबल, इवन, है ना, इट इज मोस्ट सॉल्युबल देन दैट ऑफ BeF2, यानी BeF2 से भी, BaF2 से भी ज्यादा सॉल्युबल होगा, बेरियम फ्लोराइड से भी ज्यादा सॉल्युबल BeF2 का होता है। तो ये सही है बेटा, है ना, जो क्वेश्चन है, ठीक है। अरे सॉरी, क्या अपन देखो क्या बोले हैं कि फॉल्स, तो फॉल्स है मतलब ये स्टेटमेंट सही है, तो जब सही है तो ये आंसर नहीं होगा। बेरिलियम क्लोराइड वेपर कंटेन ये PeCl2 एंड ये बट सॉलिड गेट पॉलीमराइज्ड, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो मोनोमर ये वेपर में रहता है लीनियर, डाइमर है BeCl2 का 2 यानी Be2Cl2, ये भी वेपर होता है, ये हो जाएगा 4, ये डाइमर, ठीक है, ये दोनों वेपर होते हैं, वेपर होते हैं। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, BeCl2 का होल ट्वाइस कर देना, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। बट सॉलिड इज पॉलीमराइज्ड, हाँ, तो जब आप इसे सॉलिडिफाई करते हो, यानी BeCl2n, n मतलब पॉलीमेरिक, और पॉलीमेरिक का मतलब ये Cl, ये Cl, ये Cl, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, बेटा इस तरह से आपका ये Cl ये पॉलीमराइज हो जाएगा, ये समझ जाओ। तो ये पॉलीमराइज सॉलिड स्टेट में होता है यार बच्चों, है ना, तो ये भी ये क्या है, ट्रू है, तो ये ट्रू है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब MgH2 इज हाईली, है ना, सॉल्युबल इन वाटर, ये गलत दे रखा है ना, ये गलत है, मतलब आंसर यही होगा। आपको ऐसे याद रखना है यार कि MgOH होल ट्वाइस ये प्रेसिपिटेट बनाता है, क्या बनाता है बेटा, PPT, सॉल्ट वॉल्ट में खूब पढ़ते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये सब अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। अब ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ beryllium are amphoteric in nature as compared to hydroxide of the other elements group। तो यार ये भी अपन खूब फेमस, मतलब इतना फेमस है आप सोच नहीं सकते हो बच्चों। देखो ये एम्फोटेरिक होता है और बाकी ये केवल एम्फोटेरिक होता है ओनली, पूरे एस ब्लॉक में अकेला एक मेटल है बेरिलियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड विच इज, है ना, एक्ट एज ए एम्फोटेरिक एलिमेंट। तो यार बच्चों ये सही है, ये गलत है, आंसर क्या हो जाएगा यार, आंसर सी। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, है ना, ये क्वेश्चन इतना फेमस है आप सोच नहीं सकते इतना फेमस, ठीक है ना, तो फेमस कितना है ये, देखो इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा पढ़िएगा। देखो बेटा, व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट्स विगोरसली, है ना, ये हर साल पूछता है सवाल, एवरी ईयर, एवरी ईयर मतलब मेंस ले लो, मतलब थोड़ा एडवांस में क्या रहता है, लेंदी होता है, थोड़ा दो चार कंसेप्ट को मिला के न्यूमेरिकल भी यूज कर लेता है इसमें यूज भी किया है। व्हाइट फास्फोरस रिएक्ट्स विद aqueous sodium hydroxide resulting in the evolution of gas X, है ना, the formation of an ionic byproduct X undergoes spontaneous combustion in the presence of oxygen to produce a solid product Y, the amount of Y produced in gram if 1 mole of white phosphorus is used। तो बच्चों देखो यार, ये रिएक्शन व्हाइट फास्फोरस है, सॉलिड है, इसको NaOH में एक्वस में आप मिलाओगे, वैसे इसको गर्म भी कर देते हैं, है ना, थोड़ा पानी भी यूज होता है और हीट कर देते हैं, तो ये जाके PH3 गैस बनता है बेटा, और ये आपका आयनिक कंपाउंड सोडियम हाइपोफॉस्फाइड ये बनता है, ठीक, और ये गैस है फास्फीन गैस, एक मोल है, एक मोल को आप अगर यूज करते हो व्हाइट फास्फोरस, ये 3 मोल
मोल बैलेंसिंग आप जानते हो, बहुत फेमस रिएक्शन है ये, फास्फीन का लेबोरेटरी प्रिपरेशन। इसका लिखा है, देखो अब ये गैस बन गया बेटा, इस गैस का नाम एक्स है, लिखा है एक्स गैस। अब क्या कह रहा है, एक्स अंडरगोस स्पॉन्टेनियस कंबशन, इसको भैया एयर में एक्सेस जब जला देंगे अपने आप जलेगा, है ना। तो ये वैसे तो देखो ये क्या होता है, P4O10 प्लस ये बन जाता है वाटर वेपर। वैसे इसको एम्पेरिकल फार्मूला में हम लोग ये भी लिख देते हैं P2O5, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो बच्चों देखो ये P4O10 बनेगा, ये सॉलिड सब्सटेंस है और ये वाटर। तो अभी याद देखना है, ये हो गया आपका Y। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए द, है ना, स्पॉन्टेनियस कम्बशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सॉलिड प्रोडक्ट Y, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बनता है, द अमाउंट ऑफ Y इन ग्राम इफ 1 मोल ऑफ व्हाइट फास्फोरस, है ना, इज यूज्ड। इसका डेटा दे दिया है, मोलर मास ऑफ, यानी यार इसका मोलर मास यूज किया है 124 ग्राम पर मोल, ये यूज किया है मोलर मास, ठीक। देखो इसकी एटॉमिसिटी 4 है एक मोल में, वैसे तो आप एक एटम का लिखोगे 34 ग्राम पर मोल ईच फास्फोरस एटम का मास, है ना। तो 4 है तो इसका मॉलिक्यूल का मोलर मास ये हो, इसमें से 1 मोल गैस ये बना 4 मोल एटम में से और 3 मोल ये आयनिक प्रोडक्ट बना। देखो अब क्या कह रहा है, 1 मोल फास्फीन में 1 फास्फोरस है, 1 मोल बनने के लिए 4 चाहिए। आप चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हो कि PH3O2 और P4O10 प्लस H2। देखो 1 फास्फीन है बेटा, 1 मोल, है ना, 1 मोल, तो देखो 1 मोल में तो 1 मोल नहीं बनेगा, तो ये 4 मोल करना पड़ेगा, तो 4 मोल से 1 मोल ये बनेगा, सही है ना, है ना। 4 मोल फास्फीन से 1 मोल बनेगा, यानी अगर आप 1 मोल यूज करोगे, है ना, तो क्या हो जाएगा 1/4 मोल ऑफ P4O10 ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो 1/4 कर दो यार। तो देखो सिंपल सा कैलकुलेशन है यार बच्चों, देखो यानी PH3 गैस, देखना ऐसे समझो आप, P4 125 ग्राम पर मोल से 1 मोल PH3, यानी ये 1 मोल का है, 1 मोल का मोलर मास है, फिर ये 1 मोल बना बेटा, 1 मोल से ये एक्स गैस है बेटा, ठीक है बेटा। अब यहां पर P4O10 बना बेटा, है ना, ये सॉलिड ये बन गया आपका Y। अब देखिए 1 मोल 124 ग्राम, 1 मोल गैसियस स्टेट बना। अब ये इसका 1 मोल अगर यूज करते हो तो ये 1/4 मोल ये होगा ऑफ Y। तो अब इसका मोलर मास देख लो यार, तो देखो P4 का 124 ग्राम पर मोल है, यहां पर बेटा 124 ग्राम प्लस P4 ले लो, है ना, और क्या करो, ऑक्सीजन कितने बेटा 10, ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू, है ना, 10, तो 160 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मोलर मास, ये हम लिख रहे हैं मोलर मास ऑफ P4O10, किया जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा 284। अब कितना लिया बेटा 1/4 मोल, क्योंकि 1 मोल लिया, क्वेश्चन में दिया है इफ 1 मोल व्हाइट फास्फोरस इज यूज्ड देन द अमाउंट ऑफ वाई प्रोडक्ट, वाई पूछ रहा है, वाई का मास पूछ रहा है। तो यार ये देखो, तो 1/4 कर दो, अब 1/4 करोगे तो डिवाइड करोगे तो ये 70 कितना आ जाएगा 71 ग्राम ये आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर, आंसर आ जाएगा 71, ये आपका वैल्यू होगा, आंसर होगा बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, मोल का है और ये तुम पढ़ते हो यार, सब जानते हो कि n मतलब मोल बराबर ये मास इन ग्राम अपान ये मोलर मास, है ना, ये मोलर मास, ये वाला फार्मूला बचपन वाला 9th 10th का सवाल है, m दिया है, ये दिया है, ये निकाल लो, है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन, among the compounds given below the total number of compounds which produce oxygen gas only, ओहो क्या लिखा है, which produce oxygen as the only gaseous product, क्या दिया है बेटा, only gaseous product on gentle heating, माने gentle heating का मतलब है मतलब मॉडरेट टेम्परेचर पे हीट करना है और हाई टेम्परेचर नहीं, सारे कंपाउंड का हीटिंग यार देखो वैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे तो कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम बोलो नहीं सर हीट करेंगे तो पता है ये हीटिंग टेम्परेचर कम से कम 800, सुनो आपको बता देता हूं, अगर आप थोड़ा सा बोलोगे सर बता ही दो आप, तो ये टेम्परेचर पता है, ये सोच लो है ना, ज्यादा 850 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर, तब जाके ये टूटेगा, Na2O प्लस N2 प्लस O2 गैस टूटेगी, ये देखो, तो ये देखो यार बनेगा हाई टेम्परेचर, जेंटल हीट पे तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर पे बन जाएगा, लेकिन दो गैस बनेगा, तो इसलिए आंसर नहीं होगा, तो ये आंसर में नहीं है, क्योंकि लिखा है एक लाइन पकड़नी है, ऑक्सीजन एज ए ऑक्सीजन ओनली गैसियस प्रोडक्ट, लिखा है ना ओनली गैसियस, फिर ऐसे आप हीट करोगे कैल्शियम नाइट्रेट को, तो ये देखो यार NO2 प्लस O2 दो गैसियस प्रोडक्ट, ये भी नहीं बेटा, इसको हीट करोगे यार तो ये KCl प्लस O2 यानी ये सॉलिड, ये O2, ये आंसर आ जाएगा। HGO को हीट करो यार तो ये Hg लिक्विड प्लस O2 माने लो रिएक्टिव जो ऑक्साइड है ना मेटल ऑक्साइड, जैसे HGO है, AgO है, ये सब हीट करोगे PbO2 है, तो इनको जब हीट करते हो ना तो ऑक्सीजन गैस लिबरेट करते हैं, यानी ये आंसर होगा। कैल्शियम देखो सॉलिड है, आयनिक कंपाउंड है, हीट करोगे कोई प्रोडक्ट नहीं। Na क्या दिया है, नो, Na2O है, ये सॉलिड आयनिक कंपाउंड हीट करोगे नो प्रोडक्ट। देखो आयनिक कंपाउंड को गर्म करोगे ना तो कोई प्रोडक्ट गैसियस दे तो कोई बनता ही नहीं है भाई, NaCl को गर्म करोगे क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, बस ये है ऑक्साइड। अब ये देखो NaNO3 को, अब NaNO3 को आप सॉलिड को हीट करते हो तो बेटा ये एनसीईआरटी में दिया है, चीख चीख करके टीचर चिल्ला चिल्ला करके पढ़ाते हैं, देखो ये सॉलिड और ये केवल ऑक्सीजन गैस देगा, यानी ये आंसर है, यानी ये आंसर होगा। फिर आगे बेटा हाइड्रोजन परऑक्साइड, इसे भी हीट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तो H2O लिक्विड और प्लस O2 गैस देता है, यानी ये भी आंसर होगा। और इसके बाद बेरियम नाइट्रेट है यार, इसको आप हीट करते हो तो वही बेरियम ऑक्साइड सॉलिड है ना, NO2 गैस प्लस O2 गैस। देखो एक बात देखो इसको भी ना तुमने हीट किया ना तो दो गैसियस प्रोडक्ट मिल गया है ना, तो यार देखो देखिए दो गैसियस प्रोडक्ट मिल गया तो यानी ये भी नहीं होगा, यानी ये आंसर में नहीं होगा। अब बचा KNO3, तो KNO3 को आप गर्म करते हो तो KNO2 प्लस O2 गैस देता है, यानी ये सॉलिड है ना, और ये O2 गैस देगा, यानी ये आंसर में होगा। तो आंसर गिन लो बेटा, कितने आंसर हैं यार बच्चे, गिनो, तो गिनो 1 2 हो जाएगा 3 4 5, तो टोटल अपने को आंसर आ जाएगा 5। ठीक, टीचर है थोड़ा देखो लेंदी होता है क्वेश्चन और एडवांस का होता है, तो आपको चारों तरफ दिमाग दौड़ाना पड़ेगा है ना, गलत अटेम्प्ट नहीं करना है, लैंग्वेज सही पढ़ना है ना, जल्दीबाजी नहीं करना है, पेशेंस के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब आप कूल माइंड से सॉल्व करते हैं ना तो आंसर सही होते चला जाता है, और बाय मिस्टेक आपको हो ही जाता है, खैर वो बात नहीं करनी है अपन को। चलिए बच्चों, तो हैप्पी एंडिंग, हमने जो मॉडल पेपर था उसका प्रॉपर्ली डिस्कस कर दिया, मल्टी कंसेप्चुअल, फिजिकल के भी न्यूमेरिकल है ना, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ऑल दी बेस्ट, ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, हम जेई एडवांस 2024 पेपर 2 का केमिस्ट्री वाले पार्ट में ऑर्गेनिक को का क्वेश्चंस रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखा जाए, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ऑर्गेनिक का, एनबीएस लिखा गया है। अब आप जानते हैं एनबीएस क्या करता है,
NBS एलाइलिक हेलोजिनेशन करता है। तो जो बेंजीन के साथ जो कार्बन अटैच है एलाइलिक और बेंजाइलिक हेलोजिनेशन करता है, तो यहाँ बेंजीन रिंग है तो हेलोजिनेशन हमारा क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक हो जाएगा। तो यहाँ पर CH2 और Br आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको पता है कि मैग्नीशियम का हम इस्तेमाल करते हैं। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम मेटल क्या करेगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करेगा। ग्रिगनार्ड रिएजेंट CH2 MgBr, ठीक है, ईथर सॉल्वेंट के बेंस में ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन जाता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड और एसिडिफिकेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और आपको पता है कि ग्रिगनार्ड रिएजेंट से अगर हम CO2 इस्तेमाल करते हैं, ये क्या बना देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है, ठीक है ना। तो ये आपको मिलेगा CH2 और C डबल बॉन्ड O और O माइनस। फिर हम प्रोटोनेशन करते हैं थर्ड स्टेप में। तो प्रोटोनेशन कराने के बाद हमें एसिड मिल जाएगा CH2 डबल OH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। ये कंपाउंड B है हमारा, ठीक है ना, और ये कंपाउंड C एसिड बन गया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या किया गया है, SOCl2 मिलाया गया है। SOCl2, आप जानते हैं SOCl2 क्या करता है, क्लोरीनेटिंग एजेंट है। OH को Cl में चेंज कर देता है, OH को Cl में चेंज कर देता है। तो यहाँ CH2 C डबल बॉन्ड O और Cl आ जाएगा। ये कंपाउंड D बन गया है, ये कंपाउंड D बन गया है। कंपाउंड D के बाद अल्कोहल मिलाया गया है, अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल ETOH, ETOH। अल्कोहल क्या करता है बच्चों, आपको पता है, यहाँ से ये HCl को रिमूव करवा करके इस तरीके से CH2 C डबल बॉन्ड O और OET एस्टर का फॉर्मेशन कर लेगा। ये कंपाउंड E बन गया है, ये कंपाउंड E बन गया है। अब E बनाने के बाद एक डाईथाइल कार्बोनेट लिया गया है और NaOET के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। उसको हम देख लेते हैं क्या फॉर्मेशन हो सकता है। अब देखिए, कंपाउंड E बनने के बाद CH2 C डबल बॉन्ड O OET है और एक बेस लिया गया है NaOET, Na प्लस OET माइनस। ये क्या करेगा, यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करवा लेगा, ETOH अलग हो जाएगा और हमें मिल जाएगा एक एनायन मिल जाएगा CH और डबल बॉन्ड O OET। अब लिया गया है डाईइथाइल कार्बोनेट, ये OET है, ये OET है। रिएक्शन आपका हो जाएगा SNAE, ठीक है। पहले क्या करेगा, यहाँ पर ये अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा। ये स्टेप हमारा एडिशन का हो जाएगा, एडिशन स्टेप है, ठीक है ना। एडिशन स्टेप में हमें मिल जाएगा CH डबल बॉन्ड O OET, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा CO माइनस OET और OET। अब देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर चार्ज है, ऑक्सीजन अपने चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा तरीके से। यहाँ से ये लिविंग ग्रुप है ना, जब बाहर चला जाएगा, ये स्टेप इसका हो गया एलिमिनेशन का, इसीलिए इसको नाम दिया गया है SNAE, ठीक है। यहाँ से आपका OET लिविंग ग्रुप बाहर चला गया। अब हमको मिलेगा, ठीक है, यहाँ CH डबल बॉन्ड OET और C डबल बॉन्ड OET, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारा बन चुका है कंपाउंड F, ठीक है। ये क्या है, ये है कंपाउंड F, ठीक है। तो F कंपाउंड को यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो कंपाउंड F बना है वह है CH C डबल बॉन्ड OET और क्या बन गया है CH C डबल बॉन्ड OET। अब देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या पूछी गई है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंपाउंड F में देखा जाए, कंपाउंड F में अगर हम DU की बात करते हैं, इस कंपाउंड का DU
3 डबल बॉन्ड, 4 और 5 डबल बॉन्ड, 5 डबल बॉन्ड और एक रिंग, ठीक है, इसको मिलाकर के डी हो जाएगा 6। अब बात करते हैं, तो आपका ए ऑप्शन सही है। फिर कन्वर्जन ऑफ ई से एफ, ई से एफ में देख रहे हैं, ई से एफ में जाने का कन्वर्जन एस एन ए ही रिएक्शन है, ठीक है, तो यहाँ SN2 लिखा हुआ है। फिर लिख रहा है कि pKa ऑफ फिनॉल एंड कंपाउंड सी। तो अगर हम कंपाउंड सी की बात करते हैं, तो कंपाउंड सी क्या है, एसिड है, ठीक है, कंपाउंड सी हमारा एसिड है, ठीक है। अगर हम Ka वैल्यू देखते हैं, पहले तो देख लेते हैं, Ka वैल्यू एसिड की ज़्यादा होती है, CH2COOH, और फिनॉल का Ka वैल्यू क्या है, कम होता है, एसिड में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होता है, ठीक है। अब अगर हम pKa देखेंगे, जिसका Ka अधिक है, का pKa वैल्यू क्या है, कम होता है, और फिनॉल का Ka ज़्यादा हो जाएगा, pKa ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है। फिर कह रहा है कंपाउंड F हैज़ 1 एस्टर लिंकेज। अगर कंपाउंड F की बात करते हैं, तो कंपाउंड F में एस्टर के 2 लिंकेज हैं, एस्टर के 2 लिंकेज हैं, ठीक है, तो आंसर हमको मिलता है यहाँ से ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए, ब्रोमीन के साथ यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिफ्लेक्शन किया गया है, तो sp3 कार्बन पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, sp3 कार्बन पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ फ्लोरीन रहेगा, यहाँ आ जाएगा CH2Br, ये CH2Br बन गया। अब आप NaCN से देख रहे हैं, NaCN Cn माइनस न्यूक्लियोफाइल, ये SN2 रिएक्शन करवाएगा, और Cn माइनस क्या करेगा, यहाँ से ब्रोमीन को बाहर कर देगा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2, यहाँ F आ गया, यहाँ पर CH2Cn आ गया। अब आप देखते हैं कि साइनाइड है, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस किया गया है, एक्वस H2SO4 मतलब मीडियम एसिडिक है, एसिडिक मीडियम में Cn की हाइड्रोलिसिस से COOH बन जाता है, CH2 और COOH आ गया। अगेन SOCl2 को यूज किया गया है। SOCl2 क्या करता है, एसिड से एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है, यहाँ F और यह आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O और Cl, एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। अब बेंजीन के साथ AlCl3, बेंजीन के साथ AlCl3, तो आप देखते हैं ये एसिड क्लोराइड है, ये एसिड क्लोराइड बेंजीन के साथ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन करवाता है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन करवाता है, ठीक है। तो आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में अगर हमने यहाँ बेंजीन लिया है, यहाँ पर हमने क्या लिया है, CH CH2Cl COCl लिया हुआ है, एसिड क्लोराइड लिया हुआ है, AlCl3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में असाइलेशन करवा करके क्या बनाता है, C डबल बॉन्ड O और CH2PH, इस तरीके से असाइलेशन रिएक्शन आप जानते हैं। जो ई प्रोडक्ट बनेगा, ई प्रोडक्ट बन जाएगा, ये रहा F और CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन, ठीक है, ये आपका बन गया F प्रोडक्ट, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि कंपाउंड X के साथ रिफ्लेक्शन करवाया गया है। इस पूरे ही प्रोसेस में देखें कितनी चीज आकर के जुड़ती है। ये पार्ट क्या है बच्चों, ये फिनाइल हाइड्रोजीन है, ये पार्ट क्या है, ये है फिनाइल हाइड्रोजीन, NH और NH2। आप जानते हैं कि फिनाइल हाइड्रोजीन कंपाउंड ई के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाता है, जिसका स्ट्रक्चर हमें गिवन है, ठीक है ना। तो इस रिएक्शन में किस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता है ये इस रिएक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि कार्बोनिल जो कंपाउंड होता है, C डबल बॉन्ड O होता है,
अगर हम उसको NH2Z के साथ कंबाइन करवाते हैं, ये रिएक्शन आपने पढ़ी है कार्बोनिल कंपाउंड में, ये H2O हटा करके अमोनिया डेरिवेटिव से कंबाइन करवाते हैं, ये H2O हटा करके डबल बॉन्ड NZ का फॉर्मेशन करता है इस तरीके से। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में अमोनिया डेरिवेटिव का एडिशन हमने देखा हुआ है कार्बोनिल कार्बन पर, तो इस तरीके का ये रिएक्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि नेक्स्ट है यहाँ इस कंपाउंड से एक सिंथेसिस लिखा हुआ है यहाँ पर, फिशर इंडोल सिंथेसिस। फिशर इंडोल सिंथेसिस से F बनता है। अब बात करते हैं कि जैसे यहाँ कह रहा है कि ऑप्शन सिलेक्ट करना है, कंपाउंड C क्या है, तो कंपाउंड C एसिड है, तो ये मैच नहीं करता है। कंपाउंड X क्या है, X कंपाउंड हमारा क्या है, फिनाइल हाइड्रोजीन है। कंपाउंड X क्या है, फिनाइल हाइड्रोजीन है, ये सही है। फिर कंपाउंड E की बात करता है, कंपाउंड E फीडल क्राफ्ट असाइलेशन से बना हुआ प्रोडक्ट है, जबकि ये E उससे मैच नहीं करता है। अब कंपाउंड F की बात करते हैं, तो यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये है, ये जो पार्ट है ये इंडोल है, ये पार्ट क्या है, इंडोल, ठीक है। तो यहाँ रिएक्शन का मैकेनिज्म की भी जरूरत नहीं है, उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फिशर इंडोल सिंथेसिस से इंडोल का फॉर्मेशन होता है। इंडोल क्या होता है, इंडोल होता है जब बेंजीन से एक पाइरोल की रिंग जोड़ दें, बेंजीन से जब पाइरोल की रिंग जोड़ते हैं तो उसी को इंडोल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ हमारे दो ऑप्शन सही हो जाते हैं, बी और डी। अब बात करते हैं नेक्स्ट, नाइलॉन 66 एंड नाइलॉन 6 हैव अमाइड लिंकेज। पॉलीमर से क्वेश्चन है, तो आपको पता है कि नाइलॉन 66 का जो फॉर्मेशन है ये बनता कैसे है, ये एडिपिक एसिड और हेक्सा मिथाइलिन डाइअमाइन से बनाते हैं नाइलॉन 66। नाइलॉन 66 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब नाइलॉन 66 की बात करते हैं, पॉलीमर ये आपका पॉलीअमाइड है। नाइलॉन 66 क्या है, पॉलीअमाइड है, और पॉलीअमाइड में अमाइड लिंकेज पाया जाता है। क्या आप देखते हैं कि जब हम एसिड और एमीन के साथ कंडेंसेशन करवाते हैं, ये H2O हटा करके अमाइड लिंकेज क्रिएट करता है, जो NH और क्या बन जाता है, CH2 6। यहाँ से NH ये आगे जाकर के कंबाइन करेगा, इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा CH2 4 और क्या जाएगा C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से। तो ये स्ट्रक्चर बनता है हमारा नाइलॉन 66 का। अब नेक्स्ट बात करते हैं नाइलॉन 6। तो नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से बनता है, तो नाइलॉन 6 के लिए हम क्या करते हैं, कैप्रोलैक्टम का इस्तेमाल करते हैं। फिर हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अमाइड लिंकेज है यह ब्रेक हो जाता है, तो 1 2 3 4 5 क्या आ गया, CH2 5 और COOH और यहाँ आ जाएगा NH2, ठीक है। और फिर हम इसको जब पॉलीमराइज करते हैं तो पॉलीमर बन जाता है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 हो या नाइलॉन 66 हो, दोनों में हमें अमाइड लिंकेज देखने को मिलता है। फिर कह रहा है कि लैक्टोज कंसिस्ट ऑफ अल्फा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो लैक्टोज की अगर बात करते हैं तो लैक्टोज में दोनों ही यूनिट, वो गैलेक्टोज के हों या ग्लूकोज के हों, दोनों ही यूनिट बीटा डी ग्लूकोज के होते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कि टॉलेंस रिएजेंट इन बेसिक मीडियम ऑक्सीडाइजेस ग्लूकोज टू ग्लूकोनिक एसिड। अगर हम टॉलेंस रिएजेंट की बात करते हैं, ठीक है, ग्लूकोज लिया गया है, ये है CHO OH H आ जाएंगे, H आ जाएगा, यहाँ CH2OH आ जाएगा, ये ग्लूकोज है, ठीक है। अगर हम
टॉलेंस रिएजेंट लेते हैं जो कि होता है AgNH3 होल ट्वाइस प्लस टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, तो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको एसिड में चेंज कर देता है, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है, ये CH2OH। और ये आ जाएगा COOH। इस एसिड को हम ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड। तो ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, यह बात क्या है, ये सही है। फिर कह रहा है कि द मोनोमर ऑफ नायलॉन 6, नायलॉन 6 का ये मोनोमेरिक यूनिट है, इसको कैप्रोलैक्टम कहा जाता है, कैप्रोलैक्टम। और इसमें देख रहे हैं कि 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक 7 मेंबर्ड की रिंग है, ये 7 मेंबर्ड रिंग है। और क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है क्योंकि रिंग का पार्ट क्या है, नाइट्रोजन रिंग का पार्ट है, ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गिवन कंपाउंड है, यहाँ पर ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव जो स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं उनका रेशियो पूछा गया है। तो अगर हम बात करते हैं, यहाँ तो बोला कि जो वेज है वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, और जो डैश है वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन जो आपका ये जो वेवी कर्व बना हुआ है, वेवी लाइन है, ठीक है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन फिक्स नहीं है। मतलब यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर सकते हैं और इस जगह पर हम कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे आपको पता है, यहाँ अगर देखा जाए ये कायरल सेंटर है, ठीक है, ये कायरल सेंटर, डबल बॉन्ड, और ये कायरल सेंटर। अगर हम देखें यहाँ n की वैल्यू 3 है और पार्ट अनसिमेट्रिकल है, तो टोटल पॉसिबिलिटी 2 पावर 3 के हिसाब से 8 टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं, 8 टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बनते हैं। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है उन 8 में से 7 ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और एक जो आइसोमर है वो क्या है, मीसो होगा, जो कि क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। कैसे देख सकते हैं, आपको पता है कि जो वेरिएशंस होंगे, एक स्ट्रक्चर जो नजर आता है कि अगर ये बॉन्ड जैसे अप है तो हम इस बॉन्ड को भी क्या रखें, अप साइड रखें, इस बॉन्ड को भी हम क्या रखें, अप साइड रखें, ठीक है। डबल बॉन्ड ट्रांस है तो इसको भी ट्रांस रखें, और यहाँ पर इस बॉन्ड को भी हम क्या करें, अप साइड रखें। फिर यहाँ से देखते हैं हम कि हमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है। तो सिर्फ एक ही ये आइसोमर है, जब ये अप और ये अप कॉन्फ़िगरेशन पर रहेगा, पीओएस मिलने से वो फॉर्म क्या है, मिसो बन जाएगा। बाकी सभी ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि अगर ये डैश में आएगा तब भी पीओएस नहीं आएगा, ठीक है। अब ये डैश में आएगा तब भी पीओएस नहीं आएगा। डबल बॉन्ड ट्रांस से अगर हम सिस में चेंज करेंगे तभी भी पीओएस नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बनता है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो हमसे पूछा है कि ऑप्टिकली एक्टिव 7 है, ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स हमारे 1 है, 1 है, और अगर हम रेशियो निकालेंगे m और n का, मिलेगा 7/1, आंसर मिल जाएगा हमें 7, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर मिलने वाला है वह क्या है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूरा सिंथेसिस फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन और क्लेमेंसन रिडक्शन पर चला हुआ है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पता है कि ये रिएक्शन फिडेल क्राफ्ट है, ठीक है ना। तो फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन में, फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन में, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करने के बाद जो प्रोडक्ट P बनता है, प्रोडक्ट P, C डबल बॉन्ड O और CH2 OH, ये बन गया आपका प्रोडक्ट P, ठीक है ना। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे, आपको पता है यहाँ पर कैटायन प्रोड्यूस होगा, और कैटायन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन का नाम है फिडेल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ZnHgHCl लिया गया है। ZnHgHCl क्या करता है,
HgHCl। ZnHgHCl कीटोन को एल्केन में चेंज कर देता है, CH2 और CH2COH। ठीक है, एसिड में कोई इफेक्ट नहीं डालता। फिर इसमें SOCl2 का इस्तेमाल किया गया है, SOCl2। SOCl2 क्या करता है, OH को Cl में चेंज कर देगा, OH को Cl में चेंज कर देगा, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ Cl आएगा। ये बन गया कंपाउंड Q। अब कंपाउंड Q में आगे आप देख रहे हैं फिर से AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाई गई है। AlCl3 जो लुईस एसिड है, तो फिर से रिएक्शन जो होने वाली है इंट्रामोलिकुलर फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन में आप समझेंगे यहां से ये क्या करेगा, ये के पास ना वैकेंट ऑर्बिटल है, तो AlCl4 माइनस अलग होकर के एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा। और अब आप देख रहे हैं कि इंट्रामोलिकुलर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो रिएक्शन इसके ऑर्थो पोजीशन से हो जाएगी, ऑर्थो पोजीशन से बना हुआ प्रोडक्ट हमें मिलेगा टेट्रालोन मिलेगा, है ना। इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं टेट्रालोन। इस तरीके से आपको पता है कि इसके ऑर्थो पोजीशन से साइक्लाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऑर्थो पोजीशन से जुड़ जाएगा, इसको हम टेट्रालोन बोलते हैं, टेट्रालोन। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि 1 मोल बेंजीन, तो बेंजीन का हमने यहाँ 1 मोल यूज किया गया है, और बेंजीन की 1 मोल से जो आर प्रोडक्ट बनता है, इसके लिए पूछ रहा है कि आर प्रोडक्ट का मोलिकुलर वेट ग्राम में क्या होगा। अगर हम इसका मोलिकुलर वेट कैलकुलेट करते हैं, ये मिलता है हमें 146 ग्राम। तो 146 ग्राम इस कंपाउंड का मोलिकुलर वेट है, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर है।